जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लिए गए हैं और ध्यान रखना यहाँ पर रेलवे वाले सारे स्टूडेंट्स खास करके आरआरबी, एएलपी और आरपीएफ वाले बहुत अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को देख लेना है। और बाकी जितने भी एग्जाम्स है, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सभी के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है और सभी के लिए जनरल साइंस कंपलसरी है। ठीक है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है और समझना है। और बाकी रेलवे वाले खास करके यहाँ पर फोकस कर लेना है क्योंकि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न सारे यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पर और समझें इसको। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हेडिंग देख लो। हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लिए गए हैं। और फिर यहाँ पर ये जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में यदि पढ़ना चाहे तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर सारी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी की अलग, फिजिक्स की अलग और मैथ्स की अलग। ठीक है, तो कंप्लीटली तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। चलिए, और बाकी यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, तो पहला वाला प्रश्न यहाँ पर देखें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, इसमें कहता है कि एल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ये बोला है कि एल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। मतलब हमारे जो अंग है, मानव के अंग है, उनमें ऐसा कौन सा एक अंग है जो एल्कोहल का निरावीशन करता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एल्कोहल का निरावीशन करना मतलब उसके विष को खत्म करना, उसके एक प्रकार से जो हानिकारक पदार्थ होता है या अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको खत्म करना। तो ये काम कौन करता है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो है लीवर, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ फेफड़े, फिर यहाँ पर दिया है हृदय, उसके बाद वृक्क को हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आंसर देना है कि इन चारों में से, चार ऑप्शन ABCD में से A सही है, B सही है, C सही है या फिर D सही है। जो भी आपका आंसर है आप कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर देखें, यदि आपने अपना आंसर कमेंट कर दिया तो यहाँ पर देख लें, इसका जो राइट आंसर है वो है किडनी यानी वृक्क। राइट, अब इसके बाद में यहाँ पर आगे देखें तो अगला वाला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, और 90% लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। दूसरा वाला प्रश्न, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। ठीक है, मानव में यानी हम सभी में, व्यक्ति में, मनुष्य में जो गुर्दे होते हैं वो निम्न में से किस प्रणाली के अंग है। ठीक है, किस सिस्टम के अंग है, पार्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला न्यूट्रिशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंग है क्या, या फिर यहाँ पर एक्सक्रिएशन, उसके बाद रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वास लेने का और श्वास वापस, मतलब जो गैसें हैं उसको अंदर लेना और वापस छोड़ना, क्या है वो है रेस्पिरेशन। तो क्या ये रेस्पिरेशन का एक अंग है क्या, गुर्दे की बात कर रहे हैं। ये क्या काम करता है, यदि ये आपको अच्छी तरीके से पता है तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है फिर भी यहाँ पर 90% लोग नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड ऑप्शन में कुछ ऐसे लिखे हैं जो आपको एकदम समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, देखो न्यूट्रिशंस, तो जितने भी हम खाना वगैरह खाते हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो वो अंग तो नहीं है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में ले जाना। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर नहीं है। गैसों का परिवहन करना, गैसों का परिवहन कौन करता है, यहाँ पर हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। और फिर यहाँ पर एक्सक्रिएशन मतलब यहाँ पर ये होता है, इसका मतलब जिसको पता है वो राइट आंसर एकदम लगा देगा और इसका सही आंसर C है। ठीक है, एक्सक्रिएशन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उसको मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालना। ठीक है, ये होता है मतलब क्या, एक्सक्रिएशन, या फिर गुर्दे का जो काम है वो एक्सक्रिएशन है। ये एक्सक्रिएशन प्रणाली का एक क्या है, अंग है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसी का एक अंग है क्या, वो है गुर्दे या फिर किडनी बोलो या फिर वृक्क बोलो। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें आगे, तो तीसरा वाला यहाँ पे इस प्रश्न आता है, वो आता है स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती हैं। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है इसमें से कितना जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है, मस्तिष्क में भी तंत्रिकाएं होती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी तंत्रिकाएं होती है। इसको कशेरुक, यहाँ पे कशेरुक रज्जु बोलते हैं इसको। ठीक है, कशेरुक रज्जु, किसको, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड लिखा है इसको, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको यही बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड में टोटल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं। चलिए, तो देखें यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 13,
क्या स्पाइनल कॉर्ड में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, या फिर 31 होती है, या फिर 35 होती है, या फिर 12 होती है? ठीक है, ध्यान से यहाँ पर इसका आंसर देना है, आसान समझ के जल्दबाजी में गलत आंसर ना देना है। ठीक है, ध्यान रखें इसका, क्योंकि अधिकतर लोग जल्दबाजी में आसान से प्रश्न का भी जवाब गलत देते हैं। ठीक है, फिर घर पे जाके जब देखते हैं बोलते हैं अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न था लेकिन गलत कराया, नंबर कटवाया। हो सकता है आपका उसी एक नंबर से आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाए। ठीक है, तो देखें इसका जो राइट आंसर है वो ध्यान रखें। राइट आंसर इसका है क्या? ऑप्शन बी, यानी 31 जोड़ी। जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें कितनी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, निकलती है। फिर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में टोटल कितने 12 जोड़ी तंत्रिकाएं काम करती है, उससे जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, मस्तिष्क में कितने 12 और बाकी यहाँ पर कितने हैं 31। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड में जो तंत्रिकाएं होती है वो चारों तरफ से अपने बाकी जो अंग है उनसे क्या होती है? जुड़ी होती है, और उनके जो भी संकेत वगैरह है वो भेजने का इस तरीके से काम करती है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर हुआ है। बाकी इसके बारे में, तंत्रिकाओं के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा, कंप्लीट एक पूरा लेक्चर मिल जाएगा और आप देख सकते हैं आपके इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए फिर 4th नंबर पर आ जाए। यहाँ पर सिर्फ फटाफट क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखना है कि आपको कितने प्रश्न बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं, और नहीं बन पा रहे हैं तो उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ें, किताब से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, लेकिन उसको कंप्लीट करें। तो आगे यहाँ पर देखें, प्रवृत्ति क्रियाओं में क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं में, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ती क्रियाएं ये, तो इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है इनको नियंत्रित कहाँ से किया जाता है, कहाँ से कंट्रोल होती है? ठीक है, तो देखो जिस तरीके से मान लो एक गाड़ी है, उस गाड़ी को कंट्रोल करने वाला जो एक भाग है वो कौन है? वो ड्राइवर उसका। ठीक है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है ड्राइवर जो इस्तेमाल करता है वो है। इसी टाइप से यहाँ पर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका जो यूज करते हैं या फिर इनका कंट्रोल करते हैं वो कौन करता है, कहाँ से करता है? तो देखो यहाँ पे प्रमस्तिष्क करता है, सेरिब्रम, या फिर अनुमस्तिष्क करता है, सेरिबेलम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कशेरुक रज्जु करता है, या फिर तंत्रिका कोशिका करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम कौन करता है यहाँ पर? तो इसका सटीक सा आंसर है वो ये है कशेरुक रज्जु, मतलब यहाँ पर ये है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ये इसका इंग्लिश नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रश्न है 4 प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप खुद यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको भी नहीं आए होंगे। ठीक है, आपको भी डाउट रहा होगा, एकदम से सही आंसर नहीं लगाया होगा। तो ध्यान रखें, प्रश्नों को लगाते रहें, कंटिन्यू लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। राइट, तो चलिए इनको एक बार मान लो से कि देखना चाहे, एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, उसके बाद आपके सामने आते हैं अगले प्रश्न और इनको यहाँ पर देखना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखना है और अगले प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। प्रश्न आपको दिखने में आसान लगेंगे, लेकिन थोड़े से यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न अधिकतर एग्जाम में गलत होते हैं, तो इसको खास करके आपको ध्यान रखना है और फिर समझना है, फिर आपका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, A B C जो भी है। और बाकी आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आता है, मानव मस्तिष्क में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ठीक है, मानव मस्तिष्क, हमारे जो मस्तिष्क है इसमें कौन सा ऐसा एक अंग है जो निगरण और उल्टी का नियमन करता है? निगरण और उल्टी का नियमन करता है, यानी हम जो खाना खाते हैं उसका, या फिर जब उल्टी होती है उसका निगरण करता है, उसका नियंत्रण करता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा अंग है? यहाँ पर पहला दिया है अनुमस्तिष्क, दूसरा यहाँ पर दिया है प्रमस्तिष्क, और C यहाँ पर दिया हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और यहाँ पे D है पोन्स। अब इनमें से 4 में से A B C D 4 में से कौन सा एकदम करेक्ट है ये आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो चलिए जो भी आंसर है आपका वो आपने कमेंट कर दिया होगा। और अब यहाँ पर देखें इसका जो आंसर है वो कौन सा है? वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ऑब्लोंगेटा। तो इस तरीके से मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे मस्तिष्क का ये पिछला वाला भाग होता है, पीछे की साइड होता है। ठीक है, वो क्या है? वो काम करता है निगरण का और उल्टी के नियमन का एक केंद्र है। सबको इसको देख रेख करने का, खा रहे हैं कितना, क्या निकल रहा है, इस तरीके से सारा सब कुछ क्या है ये मेंटेन करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसको बस देख लेना, ध्यान रखना इसका। 6th नंबर पे प्रश्न है,
मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का यानी एक स्वस्थ व्यक्ति है उसका सामान्य तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। इस प्रश्न के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि सामान्य प्रश्न है, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो अधिकतर लोगों को पता होता है, पता होना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये बोला आपको, ऑप्शन दिया कि 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 99 डिग्री सेल्सियस या फिर 108 डिग्री सेल्सियस, इन तीनों में से कौन सा वाला एक है, कौन सा वाला एक है। तो यहाँ पर 90% लोग फट से यहाँ पर ये बता देंगे कि 98 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है, जबकि 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस मानव का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 98 की हम बात करें तो सेल्सियस में नहीं होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.46 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर क्या है, सामान्य है एक मानव के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने सब सेल्सियस में लिखे थे, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों के माइंड में यहाँ पर ये आ गया होगा 98 डिग्री सेल्सियस, जो कि सेल्सियस में 98 नहीं होता है, ठीक है, 37 होता है। क्लियर इतना? चलिए, तो सामान्य प्रश्न यहाँ पे हुआ। 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न थोड़ा सा ध्यान दें, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है। तो यहाँ पर जाड़ों में घटता है, मतलब जो ठंड का मौसम होता है उसमें घट जाता है, और यहाँ पे गर्मियों में बढ़ जाता है। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है क्या ठंड में घट जाता है और गर्मियों में बढ़ जाता है, या फिर सी है यहाँ पर परिवर्तित नहीं होता है। अब इनमें से 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, तीनों में से कौन सा सही है ये आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आपका जो भी आंसर है वो कमेंट कर दें और फिर यहाँ पर इसका आंसर देखें। यहाँ पर ध्यान रखें, ना तो यहाँ पे जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि ये जो तापक्रम है सामान्य व्यक्ति का, जो टेम्परेचर है वो अपरिवर्तित रहता है, वो मेंटेन रहता है। 37 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। 98.6 फ़ारेनहाइट है तो ये इतना ही रहता है, ठीक है। एक ऐसी मतलब आंतरिक जो क्रियाओं की वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्लियर रहता? अब यहाँ पर देखें आगे, अगला है 8वें नंबर का। 8वें नंबर पे यहाँ पर दिया है कि सुई चुभोने पर कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई मान लो से आपको चुभाई जाए, ठीक है, अगर मान लो से लगाई जाए तो कौन सा आपके शरीर का ऐसा अंग है जिसमें दर्द नहीं होगा, ठीक है, उसमें चुभन नहीं होगी। तो कौन सा वाला है ये देखो यहाँ पे, त्वचा या फिर मस्तिष्क, हृदय या फिर नेत्र। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला है त्वचा, उसके बाद मस्तिष्क, उसके बाद हृदय, ठीक है, उसके बाद में नेत्र, आँखें। त्वचा पर हम सुई वगैरह लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, चुभन होगी, ठीक है, दर्द होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे होगा। तो ये तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करें हम यहाँ पर ये जो हृदय है, तो हृदय में लगाएंगे सुई वगैरह, इंजेक्शन लगेगा तो भी यहाँ पे दर्द होगा, तो ये भी इसका आंसर गलत है। आँख में यदि लगाएंगे तो भी यहाँ पे दर्द तो होगा, यहाँ पर ये भी गलत है। बहुत सारे लोगों का इसमें, इस प्रश्न में 90% लोगों का जो आंसर है माइंड पहली बार यहाँ पर ही गया होगा। उनको ये लग रहा होगा कि जो नेत्र है ये एकदम सही है, ठीक है, इसमें यहाँ पे दर्द नहीं होता होगा, उनका ये मानना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है कि इसमें भी दर्द होता है। जो दर्द नहीं होता है वो मस्तिष्क में, कोई मान लो कि सुई को चुभाई जाए तो मस्तिष्क में दर्द नहीं होता है, ठीक है। ये है वो भी कारण क्या है कि उनका जो मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएँ होती है, ठीक है, उनको इसका कारण है, ठीक। अब इसके बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में मैंने बताया था जब तंत्रिकाएं पढ़ाई थी, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर पूरा बायोलॉजी का जो पढ़ रहे होंगे एक एक करके सारा सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पर 9वां देखें, 9th वाले में देखें, इसमें ये लिखा है कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है। एक स्वस्थ मनुष्य है वो एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है, ठीक है, मूत्र त्याग करता है, कितना करता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर, ठीक है, 3 लीटर, उसके बाद 6 लीटर, उसके बाद 9 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको प्रश्न को देख के ही अनुमान लगा सकते हैं। एकदम मान लो आपने नहीं भी पढ़ा, नहीं भी याद है, तो भी यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सा इसका सही है, ABCD, ठीक। तो चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो देख लो, वो है 1.5। क्लियर रहता? तो यहाँ पर 9 प्रश्न हमने कंप्लीट किया और लास्ट में आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। वो प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनना एक बार, उसके बाद आपका जो भी आंसर आपके माइंड में आए उसको कमेंट करना, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किस वजह से होती है।
मानव गुर्दे में, यानी जो हमारी जो किडनी होती है, इसमें पथरी की बीमारी होती है, वो किस वजह से होती है, ये आपको आंसर में कमेंट करना है, जो भी आपका आंसर है वो, ठीक है। और हर किसी का आंसर में जो कमेंट आता है वो मैं देखता हूँ, उसको रिप्लाई भी करता हूँ, इसलिए ध्यान रखें आपको कमेंट जरूर करना है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, इस तरीके से प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहना है, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन आपको प्रश्नों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। पढ़े, मान लो कि दिन भर में 5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे, 1-2 घंटा या फिर 1.5 घंटा आप कम से कम प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे हमारी जो प्रैक्टिस होगी, प्रश्नों को सोल्व करने की जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी, और एग्जाम में हमें टेंशन नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, ठीक है, तनाव कम रहेगा, जिससे हमारे प्रश्न ज़्यादा ज़्यादा सही होंगे। क्लियर रहता? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ ध्यान रखेंगे और अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से जारी रखेंगे, और आने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। और वन राइट डिसीजन कैन चेंज अवर लाइफ, ये जो थॉट्स मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में बोला है, लेकिन ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लास्ट में, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।